Hello बच्चों, let's read out a question first. In a test and examine either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice questions with m choices out of which exactly one is correct. So यहाँ पर एक टेक्स्ट का एग्जामाइन होता है जिसमें या तो गेस किया जाता है या तो कॉपीज किया जाता है या फिर उसे आंसर को पता होगा. सो जो मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन है उसमें m चॉइसेस है जिसमें से एक करेक्ट है ऐसा बोला जा रहा है. द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स एंड गेस इज 1/3. यदि वो गेस करे तो प्रोबेबिलिटी 1/3 होंगी. द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर, यदि वो कॉपी करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है. एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8. उसका आंसर करेक्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉपीड, वो 1/8 की प्रोबेबिलिटी है. इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही नीव द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट इज 120/141. यदि उसने जो भी आंसर दिया है वो एकदम करेक्ट है और इसकी प्रोबेबिलिटी 120/141 हो जाए, सो हमें बताना है वैल्यू ऑफ m क्या होंगी. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा होगा हमारा बेस लॉ का. अच्छा, बेस लॉ के बिफोर यदि मैं यहाँ पर बात करूँ प्रोबेबिलिटी की, सो कोई भी प्रोबेबिलिटी यदि हमसे पूछा जाए टू फाइंड आउट, सो इसका फॉर्मूला क्या आता है कि जो भी फेवरेबल आउटकम्स है वो डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स. ठीक है, फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स यही होता है. फिर उसी के साथ साथ सेकंड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं बेस थ्योरम का. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम व्हाट वी नो दैट बेस थ्योरम में यहाँ पर हम यूज करेंगे, सो उसको हम अप्लाई करके देखेंगे क्योंकि उसका फॉर्मूला बहुत ही लेंथी होता है. तो चलिए देखते हैं हम इसको यहाँ से. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम मान लेते हैं कि E1 विद द इवेंट ऑफ गेसिंग. ठीक है, सो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है वो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3. अब यदि मैं मान लूँ कि E2 विद द इवेंट जिसमें वो कॉपीज करता है, सो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी इवेंट E2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है 1/6 है. अब यदि मैं यहाँ पर मान लूँ कि E3 ये इवेंट है जिसमें उसको आंसर्स पता है. ठीक है, ही नोज द आंसर्स, सो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 है दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस में. देखिए ये हमें दे नहीं रखा है नोज के लिए, राइट. सो उसने कॉपी किया, ठीक है, उसने गेस किया. इसको यदि मैं टोटल प्रोबेबिलिटी से सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट, सो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसको कितना आंसर नोज था. सो ये सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के इक्वल. आई होप इट इज क्लियर ना. सो यहाँ से यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से दैट इवेंट डिवाइडेड बाय द E1 निकालूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा 1/m. अच्छा, ये मैंने कहाँ से निकाला. सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये जो E है ये मैं बोल रहा हूं कि फॉर आंसर करेक्ट. ठीक है, ये ऐसा इवेंट है जिसमें जो गिवन आंसर है वो करेक्ट है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर करेक्ट बाय E1 ये कितना हो जाएगा 1/m. अच्छा, 1/m मैंने कहाँ से लिख दिया. सो बेसिकली देखिए m मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उसमें से राइट करेक्ट ऑप्शन दिया है, सो इसीलिए 1/m आ जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. उस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 होगा that will comes out to be equals to 1/8 and similarly probability of E/E3 will be equals to, ये तो सिंपली 1 के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि E3 किसको डिनोट करता है नोस. यदि वो आंसर जानता है और वही करेक्ट है, सो उसके लिए तो 1/1 यानी कि 1 ही होगा ना, राइट. अब हम यहाँ पर यूज करेंगे बेस थ्योरम का. सो बाय बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग
जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय E होगा, दिस कैन बी रिटन एज, सो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और डिविडेंड में जो भी इनवैलिड टर्म्स है वो सभी के सभी आ जाएंगे। अब जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, राइट। ये सभी के सभी टर्म्स यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E3, ये कितना आया था 1/2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 1/m प्लस में 1/6 होगा 1/8 प्लस में 1/2 इंटू में 1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय E, ये तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा था, बोलिए क्या, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय E, ये बेसिकली हमें दे रखा था, जो कि बेसिकली डिनोट करता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को, एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 120 बाय 141। सो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराइए, सो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 141। अब हम इसको करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, तो देखिए ऊपर हो जाएगा 120 बाय 141, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तो 1/2 ही बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा, राइट। बाकी टर्म्स को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके यदि मैं डिनोमिनेटर सेम कराऊँ 48 ऑफ m, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 ऑफ m प्लस में m प्लस में 16। अच्छा 48 ऑफ m ऊपर चला जाएगा, सो 2 इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, m हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4m और प्लस m कितना हो गया 24, ओके 24m प्लस m 25 ऑफ m प्लस में 16, दिस इज इक्वल्स टू 120 बाय 141। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल आउट होंगी, सो 141 ऑफ m, दिस इज इक्वल्स टू 25 पंचे 125, राइट। सो 125 ऑफ m प्लस में 16 पंचे 80, राइट, यानी कि 80। अब इसको करते हैं हम सब्सट्रैक्ट, सो 141 माइनस 125 ऑफ m is equals to 80, this will become 16m equals to 80, so m will comes out to be 16 पंचे 80, यानी कि कितना आ गया 5। सो देखिए सिंपली m का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ गया 5 के इक्वल। यही हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट, which we have found by using the concept of probability and Bayes law theorem से। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.